हेलो एवरीवन, मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपके ब्रेंडन स्केल। तो ब्रेंडन स्केल से पहले अपन ये पढ़ते हैं कि ब्रेंडन स्केल कहाँ यूज की जाती है। तो ब्रेंडन स्केल को हम बेड शोर और जो प्रेशर शोर है उसके अंदर यूज करते हैं, उसके मेजरमेंट के लिए बेड शोर की क्या कंडीशन है और उसकी सीवियरिटी क्या है और इस बेस के ऊपर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और हम इसको प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में भी काम में लेते हैं। तो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेंडन स्केल को पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि उससे पहले आपको बेड शोर जानना जरूरी है। बेड शोर क्या होता है, उसके स्टेजेस क्या हैं, और इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, उस लिंक को फॉलो कीजिए आप। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले कि ब्रेंडन स्केल। तो इसकी बात आती है तो ब्रेंडन स्केल पे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रेंडन स्केल को क्रिएट करने वाला कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ब्रेंडन स्केल है वो 1987 के अंदर आई थी और इसको लाने वाले थे बारबरा ब्रेंडन एंड नैन्सी ब्रैगस्ट्रोम। तो ब्रेंडन स्केल क्वेश्चन बनता है, ब्रेंडन स्केल को फाइंड आउट करने वाले कौन थे। तो 1987 के अंदर बारबरा ब्रेंडन ने इसको बनाया था, उसके साथ में थे नैन्सी ब्रैगस्ट्रोम। तो इन्होंने मिलकर ब्रेंडन स्केल को बनाया और ब्रेंडन स्केल के द्वारा अपन क्या करते हैं, प्रेशर शोर की सीवियरिटी, उसकी कंडीशंस और क्या किस स्टेज के अंदर है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस बेस के ऊपर अपन क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि इसके अंदर स्कोरिंग क्या होती है और स्कोरिंग कैसे करते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अपन आगे चलते हैं कि इसकी स्कोरिंग का क्या है। तो स्कोरिंग की बात करते हैं तो इसके जो टोटल स्कोर्स होते हैं, टोटल स्कोर की बात करते हैं अपन। टोटल स्कोर इसका होता है 6 to 23। जो 6 to 23 है तो इसकी रैंकिंग क्या होगी, 6 से 23। और 6 जो होता है वो होता है सबसे लोवेस्ट रीडिंग और 23 है आपके सबसे हाईएस्ट रीडिंग। जो लोवेस्ट रीडिंग है वो होती है सीवियरिटी और इसके अंदर होता है नो रिस्क। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। तो जो पूरा का पूरा ब्रेंडन स्केल इस 6 से 23 के अंदर ही पूरा का पूरा ब्रेंडन स्केल है। जो भी पैरामीटर्स वगैरह सारे के सारे 6 to 23 के अंदर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 6 क्या है। 6 है अपने क्या है, तो 6 का मतलब होता है कि इसके अंदर 6 पैरामीटर है। कितने हैं, 6 पैरामीटर। और 6 पैरामीटर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 4 पार्ट्स। एवरी पैरामीटर कंटेन 4 पार्ट्स, मीन्स 6 into 4 is equal to 24। याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, 6 पैरामीटर 4 पार्ट्स टोटल 24, पर यहाँ पे 23 है। हाँ, यहाँ पे 23 इसलिए है, इसके अंदर एक पैरामीटर जो सबसे लास्ट में आता है उसके अंदर कितने हैं, 3 पार्ट्स ही हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 23। याद करने का तरीका है 6 पैरामीटर्स 4 पार्ट्स 24। तो आपको याद क्या करना है, 6 पैरामीटर्स 23, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 6 to 23 पार्ट्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके अंदर पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। उसके लिए इसके पैरामीटर्स की बात करते हैं। इसका फर्स्ट पैरामीटर है आपका सेंसरी परसेप्शन, दैट इज फर्स्ट। सेकंड है इसका मॉइस्चर। थर्ड है इसका एक्टिविटी। फोर्थ है इसका मोबिलिटी। फिफ्थ है इसका न्यूट्रिशन। सिक्स्थ है आपका फ्रिक्शन एंड शेयरिंग। ये जितने भी पैरामीटर्स अपने डिस्कस किए हैं ये सभी के सभी अपने रिस्क फैक्टर्स के अंदर या इटियोलॉजी और कॉजेस के अंदर डिस्कस किए गए थे कि बेड सोर किसकी वजह से डेवलप होता है। तो ये यहाँ पे 6 पैरामीटर्स हैं। सेंसरी परसेप्शन भी इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, मॉइस्चर की वजह से भी होता है,
एक्टिविटी इम्बैलेंस हो जाती है उसकी वजह से भी होता है, मोबिलिटी इमोबिलिटी हो जाती है तो उसकी वजह से भी होता है, न्यूट्रिशन अगर पुअर है तो भी होता है, और फ्रिक्शन और शियर है तो भी क्या होता है, बैड शोल्डर डेवलप होता है। तो अब अपन बात करते हैं इन पैरामीटर्स के अंदर अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब बात करते हैं इसके अंदर जो स्कोरिंग होती है, हर एक पार्ट्स की सिंगल स्कोरिंग होती है। क्लियर? तो 23 पॉइंट्स है तो 23 पार्ट्स हैं। इसके अंदर फर्स्ट होता है सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन का मतलब होता है इसको किसी भी टाइप का सेंसेशन फील नहीं होता है, किसी भी टाइप का, ना वर्बल सेंसेशन होता है, ना पेन होता है, कंप्लीटली कोई भी सेंसेशन फील नहीं होता है। उस कंडीशन में हम उसको एक सिंगल पॉइंट देंगे, 1 मार्क, कंप्लीटली लिमिटेड, कोई सब चीजें उसकी लिमिट हो गई है। क्लियर? तो कंप्लीटली लिमिटेड के में 1। फिर आता है अगर उसकी वेरी लिमिटेड, मतलब कि छोट मीन्स वो पेन स्टिमुलाई होता है, उसको पेन करते हैं, तब वो क्या करता है, अपने को वर्बल रेस्पॉन्स देता है, उस समय हम इसकी कंडीशन रखेंगे वेरी लिमिटेड के अंदर 2 मार्क्स देंगे। फिर आता है स्लाइटली लिमिटेड, कि वो वर्बलाइजेशन है बट इतना रेस्पॉन्ड नहीं करता है, क्लियर, समझ सकता है बट वर्बली रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो 3 मार्क्स। और नो इम्पेयरमेंट मीन्स उसके सेंसरी परसेप्शन है वो नॉर्मल है, किसी भी टाइप का इम्पेयरमेंट नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, 4 मार्क्स देंगे। अगर किसी पर्सन के अंदर सेंसरी परसेप्शन के अंदर नो इम्पेयरमेंट होता है तो 4 मार्क्स देते हैं अपन। स्लाइटली लिमिटेड है 3 मार्क्स देते हैं, वेरी लिमिटेड है 2 मार्क्स, कंप्लीटली मींस 1 मार्क्स। तो टोटल इसमें कितना आता है, 4 होता है। क्लियर? अब बात करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर का मीन्स परफ्यूजन होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अगर कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली उसका जो पार्ट है जहां वो बैठा है वो कंप्लीटली हर एक 2 मिनट के 10 मिनट के अंदर 15-20 मिनट के अंदर क्या रहता है, मॉइस्चराइजेशन होता रहता है। और मॉइस्चराइजेशन अगर कंटिन्यूअसली होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि बैड लिनिन को हमें हर बार चेंज करना पड़ता है, एवरी डेफिकेशन के ऊपर, या फिर एवरी जब भी उसको परफ्यूजन होता रहता है तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी बेडशीट चेंज करनी पड़ेगी, मीन्स एवरी परफ्यूजन। जैसे भी उसको परफोरेशन होता रहता है, स्वेटिंग होती रहती है, मॉइस्चराइजेशन होता रहता है, उस कंडीशन के अंदर एवरी मॉइस्चर। ठीक है? फिर आता है वेरी मॉइस्ट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मॉइस्चराइजेशन है बट इसके अंदर इसकी जो लिनन चेंज होती है वो एवरी शिफ्ट चेंज बैड लिनन। ठीक है? जब भी शिफ्ट चेंज होती है स्टाफ की उस समय हमें चेंज करना पड़ता है। ऑकेजनली मॉइस्ट का मतलब होता है कि मॉइस्चराइजेशन है बट कंटिन्यूअसली नहीं है। इसके अंदर अगर अपन एवरीडे अगर बेडशीट चेंज करते हैं तो भी चलता है, एवरीडे। ठीक है? अब आता है रेयरली मॉइस्ट, उस कंडीशन क्या है, उसकी ड्राई कंडीशन है, मीन्स उसको मॉइस्चराइजेशन बहुत ही कम है, तो उसको अपन 1 या 2 दिन अपन चला सकते हैं कि अपन बेडशीट चेंज कर सकते हैं। क्लियर? फिर आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है कि उसकी एक्टिविटी कैसी है, मीन्स या तो वो पूरे कंप्लीटली कंफाइंड बेड में है, या व्हील चेयर के ऊपर बैठ सकता है, या फिर वॉकिंग ओकेजनली कभी कभी चल सकता है, और फ्रीक्वेंटली वॉक्स। तो इससे अपन क्या बोलते हैं, बेड फास्ट, मीन्स कंप्लीट बेड में है, कंप्लीट बेड, वो उठ नहीं सकता, नीचे नहीं उतर सकता, या चेयर पे नहीं जा सकता। ठीक है? तो बेड फेस्ट है। चेयर फेस्ट का मतलब कि वो बेड से उतरकर चेयर तक आ सकता है, चेयर पे बैठ भी सकता है, और वॉक्स फ्रीक्वेंटली मीन्स ओकेजनली, वो कभी कभी ही चल सकता है, वो कंटिन्यूअसली नहीं चल सकता है। वॉक्स फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कि वो आराम से घूम फिर सकता है, चल सकता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वॉक्स फ्रीक्वेंटली के अंदर 4 मार्क्स देंगे। अब बात करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है जैसे अपन ने सेंसरी परसेप्शन का किया था, एज इट इज वही कंडीशन यहां आती है। कंप्लीटली लिमिटेड मींस कंप्लीटली इमोबलाइज है, वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता, अपने बॉडी पार्ट को भी हिला नहीं सकता, उसके लिए उसको कंप्लीटली असिस्टेंस की आवश्यकता होती है। किसकी? कंप्लीटली
असिस्टेंस वो पैसिव एक्टिविटी हो जाती है, तो उसको किसी के द्वारा असिस्टेंस की आवश्यकता होती है। वेरी लिमिटेड का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा मूवमेंट कर सकता है, हल्का फुल्का मूवमेंट कर सकता है। उस कंडीशन के अंदर स्लाइटली ये अपने बॉडी को बिना असिस्टेंट के धीरे धीरे इसको मोबाइलाइज कर सकता है। और नो लिमिटेशंस का मतलब होता है कि इसके अंदर वो अपनी बॉडी को कंप्लीटली मोबाइल कर सकता है, इधर से उधर हिल डुल भी सकता है, और अपने हैंड और लेग्स को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कंडीशन में भी कर सकता है। तो उस समय क्या होगा, नो लिमिटेशन मतलब हाईएस्ट मार्क में कोई इंपेयरमेंट नहीं है उसका। फिर आता है न्यूट्रिशन की बात। न्यूट्रिशन की बात में आती है, अगर वेरी पुअर कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा उसकी पुअर कंडीशन है, ये कंडीशन कब आती है कि वो या तो एनपीओ है, क्या है एनपीओ मीन्स वो खाना मुंह से नहीं ले रहा है, और इसके साथ में उसको आईवी लाइन लगे हुए 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आईवी लाइन इज मोर देन 5 डेज, 5 दिन से ज्यादा उसको क्या हो गया, आईवी लाइन के ऊपर है, एनपीओ कंप्लीट मुंह से कुछ नहीं खा रहा है, क्लियर, तो वो पुअर हेल्थ में आएगा। इनएडिक्वेट के अंदर आता है कि वो राइल्स ट्यूब में तो कंप्लीटली आईवी लाइन पे है, और ये क्या आता है इनएडिक्वेट मींस वो राइल्स ट्यूब पे है, राइल्स ट्यूब, या अपन इसको क्या बोलते हैं, राइल्स ट्यूब हो गया या ट्यूब फीडिंग, क्या हो गया ट्यूब फीडिंग के मतलब उसको आरटी के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं एडिक्वेटली। ये 2 मील्स 3 मील्स ये अपने आराम से ले सकता है। एक्सीलेंट का मतलब होता है कि उसको किसी भी टाइप की न्यूट्रिशन प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से 3 to 4 मील्स पर डे आसानी से ले सकता है, तो दैट इज एक्सीलेंट कंडीशन, क्लियर। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन और शियर के अंदर। फ्रिक्शन और शियर अपन ने देखा था कि इसके अंदर जब फ्रिक्शन की कंडीशन ज्यादा रहेगी, शियरिंग की कंडीशन ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्लियर। तो उस कंडीशन के अंदर हमें 1 मार्क्स है। पोटेंशियल प्रॉब्लम उसके बाद थोड़ी कम है, और यहाँ पे किसी भी टाइप की फ्रिक्शन और शियर की प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके से वो 3 मार्किंग्स मिलेगी, तो नो प्रॉब्लम आएगा, क्लियर। तो ये हो गया अपना कंप्लीट ब्रेंडन स्केल का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स की मार्किंग्स कैसे होती है, तो इस बेस के ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि वॉक्स ऑकेजनली है, फ्रीक्वेंटली है, तो अगर फ्रीक्वेंटली आता है क्वेश्चन किसी भी आ सकते हैं। हर एक एक्टिविटी है जो पैरामीटर्स हैं उसमें से उन्होंने एक पॉइंट को ले लिया कि पेशेंट कंप्लीटली बेड रिडन है, एक्टिविटी कितनी है, कंप्लीटली बेड फर्स्ट है, बिस्तर से बेड से उतर नहीं सकता, उसमें 1 पॉइंट दिया अपन ने, और वो नो इम्पेयरमेंट है, हमने 4 पॉइंट्स लिए। इस तरीके इसमें से कैसे भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये स्केल को अपन के देखने के बाद इसके अंदर इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे इसको अपन इंटरप्रिटेट करेंगे इस रिजल्ट्स को, क्लियर। अब बात करते हैं अपन रिजल्ट की। तो इंटरप्रिटेशन, क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन में इस रिजल्ट जो आया है अपने पास में स्केलिंग का, इस स्केल को अपन इंटरप्रिटेट करेंगे कि किस तरीके से इसको अपन डिवाइड करते हैं, इसकी वजह से अपन उसकी सीवियरिटी, इसकी मॉडरेटली हाई रिस्क अपन आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर जो 6 to 9 मार्क्स आते हैं, क्लियर, तो वो होता है हाई रिस्क, क्या आता है, हाई रिस्क, क्लियर। फिर आता है 10 to 12 सीवियर, क्लियर। फिर आता है 13 to 14 मॉडरेट, क्लियर। फिर आता है 15 to 18 माइल्ड और प्रिवेंटेबल, ठीक है। फिर आता है 19 to 23 नो रिस्क, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट और ये टेबल अपने पास में है और इसका इंटरप्रिटेशन है। 6 मार्क्स सबसे कम है, ठीक है, मीन्स 1 2 3 4 5 6
6 मार्क्स सबसे कम है। तो ये बहुत, अगर जिसके पेशेंट के अंदर अगर अपन इस टेबल के द्वारा देखें और उसको स्कोरिंग आती है 13, तो किस में आ जाएगा वो, मॉडरेट कंडीशंस में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर पेशेंट कंप्लीटली सारी ये पॉजिटिव आ रहे हैं, 6 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वो हाई रिस्क के ऊपर है, तो उसे हमें उसके अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड करनी है। तो इस रिजल्ट के बेस के ऊपर हम पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन की जो स्केलिंग के अंदर है वो कौन सी कंडीशन पे है और कौन से स्टेज के ऊपर ये बेड श्योर है, और उसके द्वारा अपन हमें कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीजें हमें ब्रेंडन स्केल के द्वारा फाइंड आउट हो सकती हैं। और इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, प्रेशर सोर के स्टेजेस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और ब्रेंडन स्केल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। और रिसेंटली एम्स एग्जाम के अंदर इन्होंने एक क्वेश्चन आया था कि 15 to 18 जो ब्रेंडन स्केल का स्कोर है उसके अंदर कौन सी कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन में आंसर था प्रिवेंटेबल और माइल्ड कंडीशंस होती हैं। क्लियर, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाई रिस्क कंडीशंस के लिए कौन सी स्कोरिंग होती है, तो 6 to 9 होती है। क्लियर, तो इस तरीके से आज अपन ने डिस्कस किया था ब्रेंडन स्केल, और ब्रेंडन स्केल का यूज कहां होता है, प्रेशर श्योर को रैंकिंग देने के लिए, उसकी सीवियरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं, तो आप उसके भी याद रखने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।